नमस्कार दोस्तों, मैं कमल किशोर क्लोकमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। तो राजपूतों की उत्पत्ति यानी राजपूतों की उत्पत्ति के जो विभिन्न मत है वो कौन कौन से हैं, राजपूत शब्द किस शब्द से बना है, इसका क्या अर्थ होता है और राजपूत युग किसे कहा जाता है, इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजपूत शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन सी शताब्दी में किया गया था। तो राजपूत शब्द का सबसे पहले या सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी में किया गया था। ये जो राजपूत शब्द है ये संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है, जिसका अर्थ राजा का पुत्र होता है, जिसका अर्थ राजा का पुत्र होता है। इसके बाद हम बात करें तो राजपूत युग किस युग को कहा जाता है। तो राजपूत युग 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल या राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हम राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें राजपूत शब्द। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं सदी में किया गया। 7वीं सदी में किया गया। ये जो राजपूत शब्द है ये संस्कृत भाषा के राजपुत्र, संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। विकृत रूप है और जिसका अर्थ क्या होता है, तो ये जो राजपुत्र शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इस प्रकार ये जो राजपूत शब्द है इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। अब इसके बाद में हम बात करें तो राजपूत युग या राजपूत काल किस काल को कहा जाता है। तो राजपूत युग, राजपूत युग तो 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी के अंत तक के काल को, 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी के अंत तक के काल को राजपूत युग या राजपूत काल कहा जाता है। हम बात करें जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि 7वीं सदी के मध्य से कहां तक, 12वीं सदी के अंत तक। तो 7वीं सदी के मध्य से यानी कब से राजपूत युग की शुरुआत मानी जाती है, तो कब से मानी जाती है 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। तब से लेकर 1206 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी तक का ये जो काल है
वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। यानी हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था, ये 606 ईस्वी में शासक बना था और 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया था, जिसमें राजपूतों ने शासन किया था। तो जब अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्यों का उदय हुआ तो इसमें अनेक राजपूत राजाओं ने शासन किया और इनका शासन 647 ईस्वी से लेकर के कब तक चलता रहा? 1206 ईस्वी तक चलता रहा। 1206 ईस्वी में क्या हुआ? सल्तनत काल की स्थापना हुई, जो कि 1526 ईस्वी तक चलती रही। तो 1206 ईस्वी में क्या हुआ? सल्तनत काल, सल्तनत काल की स्थापना। 1206 ईस्वी में सल्तनत काल की स्थापना हुई और इस सल्तनत काल के अंदर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। जो सबसे पहला वंश था वो था गुलाम वंश, और गुलाम वंश का जो सबसे पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि 647 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो काल था वो राजपूत काल या राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लगभग राजपूतों ने 500 वर्षों तक शासन किया था। अब इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद में बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत, कि राजपूतों की उत्पत्ति के कौन कौन से मत है, क्योंकि कोई एक मत न होने के कारण जिन विद्वानों ने जो मत बताया गया है उन सभी का अध्ययन करते हैं। तो राजपूतों के द्वारा कौन कौन से मत बताए गए हैं, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत। तो मुख्य रूप से ये जो विभिन्न मत हैं इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो राजपूतों की उत्पत्ति का देशीय मत और एक विदेशीय मत। एक तो राजपूतों की उत्पत्ति का देशीय मत और एक विदेशीय मत। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि लगभग 500 वर्षों तक राजपूतों ने शासन किया, तो इस 500 वर्षों के शासनकाल के दौरान अनेक राजपूत वंशों ने शासन किया था, जिनमें गुर्जर प्रतिहार, कछवाहा, चौहान, गुहिल, राठौड़ आदि अनेक राजपूत वंश थे। तो हम पढ़ रहे थे 2 मत, एक देशीय मत और एक विदेशीय मत। तो सबसे पहला जो मत है वो है देशीय मत, राजपूतों की उत्पत्ति का देशीय मत, और जो दूसरा है वो है विदेशीय मत, विदेशीय मत। तो सबसे पहले हम इस देशीय मत के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि देशीय मत के अंतर्गत कौन कौन से मत राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला मत है, इसके अंतर्गत जो सबसे पहला मत है वो है कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। कौन सा है? वैदिक क्षत्रियों की संतान, वैदिक क्षत्रियों की संतान। वैदिक क्षत्रियों की संतान। और ये जो मत देने वाले थे, यदि राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान किसने कहा है, तो ये जो मत देने वाले थे वो थे एक तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा और दूसरे थे डॉक्टर सीवी वेद। दूसरे कौन से थे? डॉक्टर सीवी वेद, जिन्होंने की राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया है। और ये जो मत है, ये मत सर्वाधिक प्रसिद्ध है, अर्थात अगर सर्वाधिक मान्यता है तो वो इसी मत की सर्वाधिक मान्यता है कि राजपूत किसकी संतान थे, तो राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। तो G.H. ओझा और C.V. वेद, इन दोनों के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति का जो मत दिया गया है वो है वैदिक क्षत्रियों की संतान। और देखो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मत है सर्वाधिक मान्य मत है, सर्वाधिक मान्य
मत है। जितने भी राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत दिए गए हैं उनमें सर्वाधिक जो मान्य मत है वो कौन सा है? वैदिक क्षत्रियों की संतान। अब ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया जाता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राचीन यानी जो वैदिक क्षत्रिय थे और जो राजपूत थे उनकी शारीरिक बनावट, उनके कार्यक्रम, यानी जो वैदिक क्षत्रिय करते थे वैसा का वैसा ही राजपूत करते थे। जैसी शारीरिक बनावट वैदिक क्षत्रियों की थी वैसी ही शारीरिक बनावट राजपूतों की थी। इसके अलावा जो राजपूत थे वो जिस प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान करते थे, बलि देते थे, ये सारी की सारी बातें वैदिक क्षत्रियों में प्रचलित थी। तो इस आधार पर जीएच ओझा और सीवी वेद ने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया है। तो सबसे पहले प्राचीन क्षत्रियों की तरह प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा, अश्व और अस्त्र की पूजा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन जो क्षत्रिय थे, वैदिक जो क्षत्रिय थे वो भी अश्व यानी उनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, वो भी अश्व की पूजा करते थे और जो अस्त्र शस्त्र थे उनकी पूजा करते थे। तो राजपूत भी अश्व और अस्त्रों की पूजा करते थे। तो एक समानता यह होने के कारण राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया गया है। दूसरे जो मत दिया जाता है वो यह है कि प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की तरह वैदिक क्षत्रियों की भांति जो राजपूत थे वो भी किस में विश्वास करते थे? तो यज्ञ और बलि में विश्वास करते थे। यज्ञ और बलि में विश्वास करते थे। यज्ञ और बलि में विश्वास करते थे। इसके अलावा जो तीसरी बात है महत्वपूर्ण वो है सुडोल, शारीरिक गठन। सुडोल शारीरिक गठन जैसे लंबी नाक, लंबा सिर, लंबी नाक, लंबा सिर आदि। हाँ, तो ये बातें थी, ये जो तीन बातें थी, इन तीन बातों के आधार पर राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान या वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया जाता है। ये जो तीनों समानताएं थी वो मैंने आपको बताई। वो जो तीनों समानताएं थी वो कौन कौन सी थी? तो देखो, अश्व और अस्त्र की पूजा, अश्व और अस्त्र की पूजा, दूसरा यज्ञ और बलि में विश्वास, और तीसरा शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबा सिर आदि। तो इस प्रकार से ये जो पहला मत था कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान है, ये पूर्ण होता है। ज्यादातर एग्जाम में जो पूछे जाने की बात है वो यही है कि यह मत किस इतिहासकार ने दिया था। सीधा सीधा प्रश्न ही पूछ लिया जाता है कि राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान किसने कहा है? तो किसने कहा है? जीएच ओझा और सीवी वेद ने। इसके बाद हम दूसरे मत की बात करते हैं, जो कि देशीय मत है। और जो दूसरा मत है वो क्या है? राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी बताया गया है। दूसरा मत है सूर्य व चंद्रवंशी मत, सूर्य व चंद्रवंशी मत। और इस मत को जो देने वाले थे या जिन लोगों ने या जिन इतिहासकारों ने इस मत को दिया उनमें भी एक तो डॉक्टर जीएच ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और दूसरे जो है वो है दशरथ शर्मा।
इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य या चंद्रमा से बताई है। हालांकि सुनने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि सूर्य या चंद्रमा से भी राजपूत उत्पन्न हो सकते हैं क्या, लेकिन अनेक शिलालेखों में ऐसी बातें लिखी हुई मिली हैं जिनके आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा व गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने यह बताने का प्रयास किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा से हुई है। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मत है जिनमें राजपूतों को सूर्य व चंद्रमा से उत्पन्न बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें तो चित्तौड़ में 1274 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है। चित्तौड़ में 1274 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है जिसमें राजपूतों को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बताया गया है। इसी प्रकार का एक अन्य अभिलेख जो कि अंकलेश्वर में मिला है। कहां पर मिला है? अंकलेश्वर में मिला है और 1285 ईस्वी का शिलालेख है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके अलावा 2 या 3 शिलालेख या इससे ज्यादा की बात करें तो बहुत सारे शिलालेख ऐसे मिले हैं जिनमें राजपूतों को सूर्य या चंद्रवंशी बताया गया है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो इनका मत, ये जो मत देने वाले थे ये कौन थे? तो G.H. ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, G.H. ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ये मत दिया था। और किस आधार पर दिया है? ये मत देने का जो आधार है वो क्या है? तो चित्तौड़ में 1274 ईस्वी का शिलालेख। चित्तौड़ में 1274 ईस्वी का शिलालेख मिला है जिसमें राजपूतों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। इसी प्रकार का एक अन्य अभिलेख अंकलेश्वर, इसी प्रकार का एक अन्य अभिलेख अंकलेश्वर से मिला है और वो 1285 ईस्वी का है। तो दूसरा अंकलेश्वर से 1285 ईस्वी में 1285 ईस्वी का शिलालेख। इसके अलावा चित्तौड़ का शिलालेख हो गया, अंकलेश्वर का शिलालेख हो गया, इसके अलावा तेजपाल मंदिर, इसके अलावा तेजपाल मंदिर से भी एक शिलालेख मिला है जो कि 1230 ईस्वी का है जिसमें राजा धूम्रपाल को सूर्यवंशी बताया गया है। सूर्यवंशी बताया गया है। तो तेजपाल मंदिर, तेजपाल मंदिर, और ये जो तेजपाल मंदिर है ये यहां पर जो शिलालेख लिखा हुआ है वो कब का है? तो 1230 ईस्वी का शिलालेख। 1230 ईस्वी का शिलालेख जिसमें 1230 ईस्वी का जो शिलालेख है इसमें राजा धूम्रपाल को सूर्यवंशी बताया गया। राजा धूम्रपाल को सूर्यवंशी बताया गया है। इसी प्रकार का एक और शिलालेख मिला है। इसी प्रकार का एक और शिलालेख मिला है जो सीकर में हर्षनाथ मंदिर, सीकर में हर्षनाथ मंदिर पर लिखा हुआ है, हर्षनाथ मंदिर पर मिला है। और ये जो सीकर में हर्षनाथ मंदिर है इसमें जो शिलालेख बताया गया है इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो 3-4 महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं, इन शिलालेखों के आधार पर जो राजपूत थे इन राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी कहा जाता है। इनको सूर्य व चंद्रवंशी कहा जाता है। तो हमने पढ़ लिया कि सूर्य व चंद्रवंशी इनको
क्यों कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा जो मत है वो है अग्निकुंड का या अग्निकुल से उत्पन्न, जिसको हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।